Welcome बच्चों. Today we are going to start the lecture number 8 from the chapter Some Basic Concepts of Chemistry. Today we will study about the law of chemical combination. नमस्कार, मेरा नाम है जनार्दन दीक्षित और आज हम लेक्चर नंबर 8वां शुरू करने जा रहे हैं. मेरे पहले चैप्टर का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और आपके भी पहले चैप्टर का काफ़ी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं. कॉन्सेप्ट अपने स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं हम और एक दो क्लास हम आगे आने वाले टाइम में न्यूमेरिकल्स की रखेंगे, पूरे क्वेश्चन प्रैक्टिस के रखेंगे. और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि 40 से 50 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के नीट, जेईई मेंस और एडवांस तक के मैं आपको खुद ही इस क्लास के अंदर करवाऊंगा. तो लेक्चर नंबर 8 है. आज यहाँ पे हम कोशिश करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को पूरा खत्म किया जाए. और हमारे कुछ छोटे मोटे टर्म्स बच गए. लिमिटिंग रिएजेंट मैंने बता दिया शायद, हाँ यस, मैंने लिमिटिंग रिएजेंट बता दिया है. उसके बाद मैंने आपको क्या बताया है, हाँ कुछ चीजें बच रही हैं जैसे एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बच रहा है, परसेंटेज कंपोजिशन के कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं, यील्ड के कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं, यील्ड निकालने के, ओलियम के कुछ क्वेश्चंस बच रहे हैं, है ना. तो वो हम करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे और हम आपको मोल्स के क्वेश्चंस करवाएंगे मे बी 10th लेक्चर में या फिर 11th लेक्चर में. और 11th लेक्चर में हम आपको शुरू कर देंगे कंसंट्रेशन टर्म और वो दिन होगा जब हम सॉल्यूशन चैप्टर भी इसमें ऐड कर देंगे और वहां से शुरू हो जाएगा आपका सॉल्यूशन चैप्टर भी, क्लास 12th का आपका दूसरा चैप्टर, क्लास 12th का आपका दूसरा चैप्टर. ठीक है, तो आज की कहानी शुरू करते हैं. लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की हेडिंग डालते हैं. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार आप सबको कि बहुत ही कम टाइम में, हाँ फिर से कहा मैंने कि कोई नाचने गाने वाला चैनल नहीं, उसके बावजूद भी अगर 100-150 लोग भी आए हैं तो बहुत बड़ी बात है. आते रहेंगे, मुझको पता है कि लेक्चर लगातार बनते रहेंगे. तो अभी जो मौसम आ रहा है ना बेटा एग्जाम का, अभी कोई पढ़ नहीं रहा है. अभी तो सब कोई कोर्स खत्म करवाने में लगा हुआ है, अपने 12th के बोर्ड में, कहीं पे स्कूल में, कभी कोचिंग में, कहीं कहीं पे. अभी जब अक्टूबर नवंबर का टाइम आएगा तो वहाँ पे बोल दिया जाएगा कि भैया कोर्स कंप्लीट, कोर्स कंप्लीट. और तब आपकी बैंड बजेगी और उसी के 1-2 दिन आगे पीछे, दिवाली के आगे पीछे आपको प्रैक्टिकल की डेट भी मिल जाएगी. क्या मिल जाएगी? प्रैक्टिकल की डेट भी मिल जाएगी. और जिस दिन प्रैक्टिकल की डेट मिली उस दिन सूसू निकल जाएगी. सच बात बोल रहे हैं बेटा, अभी पता नहीं चल रहा है, अभी पता नहीं चल रहा. 12th वालों को बोल रहा हूँ, उस दिन सूसू निकल जाएगी और तब याद आएगा कि ऑर्गेनिक तो आती ही नहीं है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सॉल्यूशन के तो क्वेश्चन हो ही नहीं रहे हैं हमसे, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी बेटा. तो अपना टॉपिक डालते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन शुरू करते हैं. हमारे यहाँ एक छोटा सा भाई है, हमारा हमारा दूसरा जुड़वा भाई है, कुत्ता है मेरा है ना. तो किसी को भी देख लेता है ना तो बिना भाव के पूरा रात दिन उसको लगता है कि हमको कोई अटैक करेगा आके, बिल्कुल तैनात सिक्योरिटी गार्ड है ना. लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे बेटा. कॉम्बिनेशन सारे लॉ एक बार में लिख देता हूँ एक तरफ और फिर उनको समझाएंगे हम लोग दूसरी तरफ, समझाएंगे हम लोग दूसरी तरफ. तो पहला लॉ है, पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. कंजर, थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हुआ करे तो बेटा इग्नोर किया करो, है ना, क्योंकि अकेला हूं यहाँ पे तो कभी कोई बोर्ड पे लिखता पता ही नहीं चलता कि ए आगे पीछे कर दिया मैंने कुछ, है ना. फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन या फिर इसको डेफिनिट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, डेफिनिट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं. तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. चौथा होगा आपका गे-लुजैक लॉ, गे-लुजैक लॉ ऑफ गैसेस, ऑफ गैसेस. पांचवा होगा आपका एवोगैड्रो लॉ, इसके बारे में बहुत हम चर्चा करेंगे, बहुत अच्छा चीज है एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो लॉ. और छठा होगा हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, सॉरी लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल. तो हमको ये सब चीजें पढ़नी है.
ये सब चीजें हमको पढ़नी है। इसके बाद हम शुरू करते हैं अपना पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन हम फॉलो करते हैं, शुरू करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन हम शुरू करते हैं बेटा, ठीक है। आइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी आज आपको सुनानी है एटॉमिक बॉम्ब की। इसी से रिलेटेड है, इन्हीं लॉ से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो इसको नोट करिएगा, सारे लॉज को एक बार नोट करिएगा और आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। हाँ, तो बेटा आपने नोट कर लिया होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन, पच वाला अपना लॉ, कि हमारा जो मास ऑफ रिएक्टेंट है, मास ऑफ रिएक्टेंट है इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए, मास ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन यहाँ पे मास के लिए लग रहा है और यही एनर्जी के लिए भी लगता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगता है। ये कहा जाता है कि एक एनर्जी को एक से दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, बट एनर्जी को क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। अरे मतलब कि अमाउंट मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल से केमिकल कर सकते हो, लेकिन उसका जो अमाउंट है वो आप कम ज्यादा नहीं कर सकते। वैसे यहाँ पे मास जो है, रिएक्टेंट के साइड जितना मास है उतना आपका प्रोडक्ट का भी मास होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो रिएक्शन आपकी केमिकल रिएक्शन नहीं है, वो रिएक्शन आपकी केमिकल रिएक्शन नहीं है। if this law is not followed तो वो रिएक्शन आपकी केमिकल रिएक्शन तो नहीं होगी, एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन वो नहीं होगी, एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन वो नहीं होगी, बैलेंस्ड नहीं होगी। और ये कहीं होता है क्या? नहीं सर, कुछ मास घटेगा तो कुछ मास बढ़ेगा। अगर आपका मास 80 केजी है, मेरा है वैसे, अगर आपका मास 80 केजी है और अगर आप दौड़ोगे तो जो आपकी बॉडी में से पसीना निकलेगा, जो आपकी बॉडी में से हीट निकलेगी, है ना, जो पसीना निकलेगा वो उसी के बराबर होगा कि नहीं होगा? उसी के बराबर होगा कि नहीं होगा? तभी तो कहते हैं कि भैया आप दवाइयां खा के फैट कम नहीं कर सकते, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पसीना बहाना पड़ेगा, क्योंकि आप वो जो एक्स्ट्रा आपके अंदर जो बॉडी में फैट जमा है उसको निकालोगे कैसे? वो आपके निकलेगा पसीने के तौर पे, एक्स्ट्रा फ्लूइड जो आपने अपनी बॉडी में भर रखा है उसके तरीके से, ठीक है। अच्छा, कौन सी रिएक्शन इसको फॉलो नहीं करती है? उसमें से एक बड़ी फेमस रिएक्शन है न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन आपकी ये लॉ फॉलो नहीं करती, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन कुछ और फॉलो करता है। न्यूक्लियर रिएक्शन फॉलो करता है E इक्वल टू mc²। किसने दिया था? आइंस्टीन ने। किसने दिया था? आइंस्टीन ने इस फॉर्मूले को दिया था और कहा था कि भैया एनर्जी मास में कन्वर्ट होती है और मास एनर्जी में कन्वर्ट होती है। E तो एनर्जी है, M मास है, C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। C है स्पीड ऑफ लाइट। और जितने भी बेटा न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं वो इसी को फॉलो करते हैं। और अगर कहने का मतलब ये है कि अगर हम न्यूक्लियर बॉम्ब लें, उसको कहीं पे दाग दें, तो वो अपनी रेडिएशन में कन्वर्ट होता है, वो अपनी रेडिएशन में कन्वर्ट होता है। और रेडिएशन में जैसे ही कन्वर्ट होता है तो उसका मास नहीं बचता, वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होती है, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होती है। तो कोई कहेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कौन फॉलो नहीं करता? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपकी न्यूक्लियर रिएक्शन फॉलो नहीं करती। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि कई बार पूछा भी गया है, कई बार पूछा भी गया है। यहीं से रिलेटेड जो कहानी है और जो आपके अगले चैप्टर में जो सॉल्यूशन के बाद, सरफेस केमिस्ट्री के बाद हम पढ़ाने जाएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें बड़ा काम देगा। आज हम दो साइंटिस्ट की बात करेंगे, ओपेनहाइमर की और वर्सेस हाइजेनबर्ग की। यहाँ पे आपकी दोनों ही, ओपेनहाइमर में आप थोड़ी बहुत स्पेलिंग देख सकते हो। ओपेनहाइमर में 2 N है कि 1 N है ना? देख लेते हैं, आप देख लीजिएगा इसको, थोड़ा सा होमवर्क है, इसकी स्पेलिंग ओपेनहाइमर की, हाइजेनबर्ग की तो सही, ठीक। इन दोनों ने क्या किया और कैसे ये न्यूक्लियर रिएक्शन इन्होंने ही इस दुनिया को प्रेजेंट किया था। टाइम चल रहा था वर्ल्ड वॉर टू का टाइम चल रहा था और सन था आपका 1941। उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था, बहुत सारी चीजें हो रही थी। तो जर्मनी, अमेरिका, रूस, जिसको यूएसएसआर कहते थे, वो सारे एक ऐसा बॉम्ब बनाने में लगे हुए थे जिसको अगर बना दिया जाए तो बहुत खतरनाक चीजें हो जाएंगी। न्यूक्लियर रिएक्शन वो होती है जहां पे अगर
वो बॉम्ब गिराया गया, एटॉमिक बॉम्ब कहा जाता था उस समय। एटॉमिक बॉम्ब अगर वो गिराया गया तो वहाँ पे एटम्स जो होते हैं वो और टूट के मतलब रिएक्शन वहाँ पे, ऐसे तो रिएक्शन हमने शुरू की तो खत्म होनी चाहिए रिएक्शन, लेकिन ऐसा बॉम्ब बनाने की वो कोशिश कर रहे थे कि रिएक्शन चलती ही चली जाए, ऐसे रेडिएशंस, ऐसे केमिकल निकलते ही चले जाएँ कि लोग मरते चले जाएँ, तो लोग उ उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 में हार-जीत सब सब बिल्कुल, कुछ भी हो जाए, देश का देश खत्म कर देंगे, दुनिया खत्म कर देंगे, हारने नहीं चाहिए। जर्मनी तो उसमें तो आप जानते ही हो, हिटलर, पागल आदमी, है ना? हेल द हिटलर। आपने कहानियाँ भी सुनी होंगी उसकी हिस्ट्री की बुक्स में, अपनी एनसीईआरटीज़ में, है ना? और सामने रूस। रूस कोई छोटा-मोटा देश नहीं, बहुत बड़ा देश। रूस आज का जो दिखता है वो उससे भी बड़ा यूएसएसआर, बहुत आस-पास के यूरोप के देश मिला के बाल्टिक देश कहे जाते हैं उनको मिला के बहुत बड़ा एक एक समझ लो एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट था पूरा। उसको हराने चले थे कौन? उसको हराने चले थे जर्मनी वाले, और जर्मनी का जो हिटलर था वो सोचता था कि हम पूरी दुनिया पे कब्ज़ा करेंगे। तो आइए यहाँ पे आपको सब्जेक्ट्स रिलेट करते हैं। तो वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम चल रहा था और जापान, जर्मनी और 1-2 और देश यहाँ पे मिल के लड़ रहे थे वर्ल्ड वॉर 2। जापान भी साथ में था जर्मनी के। अब क्यों सर, ये क्यों साथ में थे जर्मनी के? क्योंकि सर अगर मैं आपको थोड़ा-सा बताऊँ तो अ, ये हमारा हमारा इंडिया में बनाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा इंडिया है और ये हमारा चाइना है। क्या है? चाइना है। और यहाँ पे हमारा थोड़ी ही दूर पे यहाँ पे छोटे-छोटे टापू हैं, यहाँ पे जापान है और फिर यहीं पे आपका यहाँ पे जापान है और फिर यहीं पे आपका नॉर्थ साउथ कोरिया है और यहीं पे आपका नॉर्थ कोरिया है, बीच में मंगोलिया है, बीच में क्या है? मंगोलिया है और ऊपर आपका रशिया है। तो ये मैंने थोड़ी बात आपको बताई। बात ये थी कि जो जर्मनी इधर यूरोप में, जर्मनी जो इधर बैठा हुआ था, वो जापान के साथ लड़ रहा था क्योंकि जापान और चाइना का भी छिड़ी हुई थी, वहाँ पे छिड़ी हुई थी, युद्ध छिड़ी हुई थी। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जो जर्मनी और जापान को यूनाइट करती थी, क्योंकि एक वर्ड होता है कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट देश कुछ होते हैं, कम्युनिस्ट मतलब कि एक थिंकिंग कि वहाँ पे बिज़नेसमैन उस देश को चलाएँगे। सोशलिस्ट मतलब होता है कि वहाँ पे राजनेता, वहाँ पे लोकतंत्र चलेगा, जैसे हमारे देश को कम्युनिस्ट नहीं कहा जाता, हमारे देश को कहा जाता है सोशलिस्ट। यहाँ पे जनता के हिसाब से काम होगा, यहाँ पे डेमोक्रेसी है। चाइना इज़ अ कम्युनिस्ट देश, वहाँ पे एक राष्ट्रपति बैठा हुआ है, उसके एक एक डिसीजन वो लेगा और सबके पानी फेर देगा। रशिया कम्युनिस्ट देश है। तो कम्युनिस्ट देश और सोशलिस्ट देशों के बीच में लड़ाइयाँ चल रही थी और जर्मनी आपको याद हो तो वो भी एक कम्युनिस्ट देश ही था। वो भी एक कम्युनिस्ट देश ही था। तो बात कुछ ऐसी थी कि इनमें आपस में बन रही थी जर्मनी और जापान में और ये लोग लड़ रहे थे। अमेरिका कहाँ था? अमेरिका कहीं नहीं था, अमेरिका शांति से बैठा हुआ था। वो वर्ल्ड वॉर 2 में आने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं रखता था क्योंकि वो जानता था कि तबाही है तबाही। तबाही है तबाही। तो भैया जापान की थोड़ी-सी ही आगे इस समुंदर में यहाँ पे एक छोटा-सा टापू था, जापान के थोड़ा-सा आगे, पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर पर्ल हार्बर एक ऐसा आइलैंड जहाँ पे अमेरिकन ने अपना नेवी का पूरा ज़ख़ीरा वहाँ बाँध रखा था। एयर डिफेंस भी वहाँ पे बिल्कुल मज़बूत था। तो जापान वालों ने सोचा, जर्मनी वालों ने सोचा कि आज नहीं तो कल अमेरिका तो इसमें घुसेगा आके, और अमेरिका साथ देगा ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों का, जो कि जर्मनी के बिल्कुल कट्टर दुश्मन हैं। तो जापान ने सोचा कि क्यों ना हम पहले ही अटैक कर दें, क्योंकि पर्ल हार्बर जापान के पास था और अगर मौका मिलेगा तो जापान देश को खत्म कर दिया जाएगा। तो जापान ने 1941 में एक एक मिशन छोड़ दिया पर्ल हार्बर के ऊपर और वहाँ पे रातों रात दिन में बिल्कुल 7-8 घंटे के अंदर पर्ल हार्बर को खत्म कर दिया। सब पर्ल हार्बर पे जब बम गिरने लगे तो वहाँ के जो अमेरिकन्स पायलट, नेवी में काम करने वाले ऑफिसर्स भी थे, वो चड्डी बनियान में बैठे हुए थे, उनको पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। पता नहीं कहाँ से प्लेन आ गए और बम 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 करने लगे और हवा ही टाइट हो गई। हवा ही टाइट हो गई, जब तक शर्ट पैंट पहन के जाएँ अपने कॉकपिट में बैठे जाके, तो कॉकपिट में जैसे बैठे हैं, मिसाइल गिर गई आके। ये इसकी रियल वीडियोज़ हैं। जापान ने जब अटैक किया था इसकी रियल वीडियोज़ बनाई थी। आज भी आप जाके देख सकते हो पर्ल हार्बर अटैक, आपको बिल्कुल तबाही का मंज़र दिखेगा, ऐसा लगेगा कि कोई पिक्चर का शूट हो रहा है। पर्ल हार्बर पे अटैक कर दिया 1941 में और नेवी जो वहाँ पे थी उसको पूरा खत्म कर दिया। बड़े जहाज़, छोटे जहाज़
सब खत्म कर दिए किसके? अमेरिका के। और अमेरिका के उस टाइम पे इस पर्ल हार्बर पे जितनी नेवी थी, वो आज के हमारी इंडिया के 3 गुना नेवी है। मतलब कि हमारी इंडिया की 3 गुना बराबर नेवी को उन्होंने 7-8 घंटे में जापान वालों ने खत्म कर दिया था। तब एक दिक्कत हुआ करती थी, जो एक वर्ड मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। जापान के पास अच्छे लड़ाकू विमान तो थे, लेकिन उनसे प्रिसाइज, एक्यूरेट, मैं बता चुका हूँ वर्ड, एक्यूरेट मिसाइल निकल नहीं पाती थी या फिर टारगेट पे लग नहीं पाती थी। लगाते तो थे टारगेट पे, लेकिन वो टारगेट से कहीं ना कहीं इधर-उधर हो जाती थी। और पर्ल हार्बर पे अगर तुमने किसी लड़ाकू विमान को उड़ने पे आपको अमेरिकन्स को मौका दिया या फिर शिप को वहां से निकलने का मौका दिया, तो बहुत खतरनाक होगा। बहुत खतरनाक होगा। तो इनको कुछ भी करके वहां पे खत्म करना था लोगों को, कि भैया प्रिसीजन एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो जापान ने एक नया वर्ड निकाला। जापान में बोला जाता है नया वर्ड, क्या हमारे लिए नया वर्ड है, कामाकाजी। कामाकाजी। ये क्यों बता रहा हूं आपको, सुनिएगा, ये सब आपको रिलेट करेगा। कामाकाजी, कामाकाजी। कामाकाजी वो लोग होते हैं जापान में जो अपने देश के लिए मर मिटने पे तैयार रहते हैं। और उन्होंने कई अपने सोल्जर्स को कामाकाजी सोल्जर्स कहा। और ऐसे सोल्जर्स, खासकर वहां पे पायलट्स की बात मैं कर रहा हूं, ऐसे पायलट्स को इस अटैक के पहले रैली निकाली गई थी। कई सारे उनको फूल माला चढ़ाए गए थे, उनको पूरा परेड की जाती जब कोई कामाकाजी बन के जाता है। कामाकाजी मतलब आज आतंकवादी जैसे नहीं होते हैं कि बिल्कुल कफन बांध के आ गए कि भैया हम तो, कामाकाजी मतलब कि हम मरेंगे जाके, हम बचने वाले नहीं। कामाकाजी पायलट बनाए गए, कामाकाजी पायलट बनाएगा। और इसको कैसे रिलेट करूं, अभी जो आपका इंडिया पाकिस्तान का जो छोटा सा वॉर हुआ है, उसमें पाकिस्तान कामाकाजी ड्रोन्स छोड़ रहा था। कामाकाजी ड्रोन्स वो होते हैं जो खुद कहीं अटैक, मिसाइल नहीं गिराएंगे जाके, वो ड्रोन खुद ही एक बॉम्ब है, वो कहीं ना कहीं आके गिर के फट जाएगा, उसको कहते हैं कामाकाजी ड्रोन। और आजकल यही सब चीजें चल रही हैं। तो कामाकाजी पायलट क्या करता था, जापान से उड़ता था, उसको पता था कि प्रिसीजन तो मेरी मिसाइल में है नहीं, तो करता क्या था कि अपनी मिसाइल और पूरा बारूद वारूद भर के अपने लड़ाकू विमान में, उनके जो बड़े शिप्स थे उसमें जाके घुस जाता था। पायलट उसके अंदर है, जस्ट इमेजिन, पायलट उसके अंदर है और उसको पता है कि मैं आज मरने जा रहा हूँ, और शिप के अंदर जाके घुस के उस शिप को मार देता था, क्योंकि वो शिप को एक प्रिसीजन के साथ, एक्यूरेसी के साथ खत्म करना बहुत जरूरी था। छोड़ नहीं सकते किसी एक शिप को भी। तो पर्ल हार्बर हुआ, अमेरिका में हाहाकार मच गया, दुनिया बिल्कुल हिल गई कि पर्ल हार्बर में क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। तो उस टाइम पे अमेरिका ने एक साइंटिस्ट को बुलाया, ओपेनहाइमर। ये पहले से ही कई सारे एक्सपेरिमेंट कर रहा था अपने एटॉमिक बॉम्ब पे, एक ऐसे रिएक्शन पे जो खत्म ही ना हो, जिसके रेडिएशन खत्म ही ना हो। तो अमेरिका ने इसको कॉल किया और कहा कि भैया कुछ ऐसा बना के दिखाओ कि जापान को हम सबक सिखाएं, जापान को हम सबक सिखाएं। तो ओपेनहाइमर बनाने में लग गया, और उसने 1945 आते आते अमेरिका को एक ऐसा एटॉमिक बॉम्ब बना के दे दिया जिसमें रेडिएशन निकलती ही चली जाती हैं और लोग मरते ही चले जाते हैं। इतना ज्यादा टेम्परेचर होगा जहां पे वो बॉम्ब गिराएगा, जहां उसका मास जो होगा वो कन्वर्ट होगा एनर्जी में, एनर्जी मतलब रेडिएशन, और वो इतना ज्यादा हीट करेगा, इतना ज्यादा हीट करेगा कि हजारों डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ना पेड़ बचेगा, ना पौधा बचेगा, ना इंसान बचेगा, ना जूता बचेगा, ना चप्पल बचेगा। और तैयारी की गई जापान के ऊपर ये बॉम्ब गिराने के लिए। और आपको पता होगा कि जापान एक लैंड लॉक देश नहीं है, उसमें अलग अलग छोटे छोटे आइलैंड हैं, इसकी वजह से वो देश जाना जाता है, जिसकी वजह से देश जाना जाता है। तो तैयारी की गई कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी, हिरोशिमा हिरोशिमा और नागासाकी पे, नागासाकी आपको पता ही होगा, नागासाकी पे बॉम्ब गिराएंगे अगस्त में, बॉम्ब गिराएंगे अगस्त में। 2-3 डेट्स को चुना गया, अगस्त में बॉम्ब गिराएंगे, अगस्त में 2-3 डेट को चुना गया। 9 अगस्त को चुना गया, 6 अगस्त को चुना गया और 15 अगस्त को भी चुना गया था, जहां पे तीसरा बॉम्ब गिरने वाला था। तो पूरी तैयारी हुई और जापान को कोई खबर नहीं थी, जापान को कोई खबर नहीं थी। और अमेरिका अपने ये एटॉमिक बॉम्ब तैयार करके जापान के एयर स्पेस में पहुंच गया। जब पहुंचा तो उनके लड़ाकू विमान ऊपर आए, लेकिन जब तक एटॉमिक बॉम्ब नीचे छोड़ा जाता उनके लड़ाकू विमान कुछ नहीं कर पाए, और हिरोशिमा नागासाकी पे दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिया गया, खत्म। और वहां से पूरा का पूरा हिरोशिमा नागासाकी खत्म हो गया। क्या आज हिरोशिमा नागासाकी में कुछ है? सर हमसे ज्यादा डेवलप है, इंडिया से ज्यादा डेवलप है। ये है जापान, जहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा, इतनी रेडिएशन आई कि पता नहीं कितने लोग वहां पे सुनना बंद कर दिया, बोलना बंद कर दिया,
सेक्सुअल लाइफ खत्म हो गई, आगे जो बच्चे बच्चे जो पैदा होते थे उनको डिफिशियंसी होती थी अलग तरीके की, लोग मतलब खत्म, पूरी पूरी बॉडी ही खत्म हो रही थी सर। जो जिंदा भी थे वो तो मरने के बराबर थे, उनकी बॉडी में कुछ नहीं बचा था, उनकी बॉडी में कुछ नहीं बचा था। ये बॉम्ब ऐसा होता है कि आपकी जनरेशन खत्म कर दे, ये बॉम्ब ऐसा होता है कि आपकी जनरेशन खत्म कर दे, और जो मरे वो तो मरे, जो नुकसान हुआ वो तो हुआ। तो हिरोशिमा नागासाकी करने के बाद ये हाइजेनबर्ग क्या कर रहा था? हाइजेनबर्ग और ओपेनहेमर, अच्छा एक मैं आपको बता दूं, ओपेनहेमर के नाम पे एक फिल्म भी आई है, और ओपेनहेमर ने जब इस बॉम्ब को बना दिया था, इस बॉम्ब को यूज किया गया, तो वो डिप्रेशन में चला गया था। उसने सोचा ही नहीं था कि इस बॉम्ब को ऐसे भी यूज किया जा सकता है। उसने तो अपने देश के लिए एक रिएक्शन तैयार कर दी थी, एक एक सेल्फ डिफेंस के लिए एक चीज तैयार कर दी थी, लेकिन उस देश ने जो किया वो आज भी अमेरिका को उसके लिए माफी मांगनी पड़ती है। आज भी जापान में अमेरिका का कोई राष्ट्रपति जाता है तो वहां जाके सॉरी बोल के आता है, वहां पे जाके फूल चढ़ा के आता है। तो ये है कहानी। हाइजेनबर्ग कौन है भैया? हाइजेनबर्ग है आपका राइट हैंड ऑफ हिटलर। राइट हैंड ऑफ हिटलर। जब ओपेनहाइमर को जिम्मेदारी दी गई थी कि भाई तुम एटॉमिक बॉम्ब बनाओ, तो उसी टाइम पे हिटलर महाशय भी मौके की तलाश में थे कि कहीं ना कहीं एटॉमिक बॉम्ब मुझको भी मिल जाए। और हाइजेनबर्ग बहुत ही शानदार साइंटिस्ट, जिसने आइंस्टीन की थ्योरी को हिला के रख दिया था क्लासिकल मैकेनिक्स से, इसी ने दुनिया को दिखाया था, सिखाया था कि कैसे क्वांटम मैकेनिक्स की चीजें भी हम लोग पढ़ सकते हैं। ये क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होता है, ये क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है, आपको मैं बताऊंगा जब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ाऊंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में। एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो वहां पे आपको बताऊंगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो लड़ाइयां चली, चीजें चली, हाइजेनबर्ग पीछे रह गया, नहीं बना पाया एटॉमिक बॉम्ब, और ओपेनहाइमर ने इसका यूज कर लिया। जैसे ही जापान खत्म हुआ, जापान ने तो हाथ पैर जोड़ लिए, भैया अब हम तुम्हारे आगे नतमस्तक हैं, हमको आगे कुछ नहीं करना है। और आज मैं आपको बताऊं, जापान की खुद की कोई आर्मी नहीं है, अमेरिका उसको प्रोटेक्शन देता है। उसके एवज में, उसके उसके बदले में जापान अमेरिका को अपने फंड्स देता है। तो ये आज की कहानी है। अमेरिका के पास, सॉरी, जापान के पास आज कोई बड़ी सेना नहीं है। हाँ, उनके देश के अंदर पुलिस है, सब कुछ है, फोर्सेस है, जैसे हमारे यहाँ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सीआरपीएफ सब होता है, सब उनके पास, लेकिन अपनी कोई सेना नहीं है। जैसे हमारी इंडियन आर्मी एक सेना है ना, उनके पास कोई सेना नहीं। आज ये हालत है, और उस देश ने दोबारा कभी भी युद्ध करने की सोची भी नहीं, और ना सोचेगा। वहीं पे काफी चीजें शांत हो गई, जर्मनी भी हारने लगा। जर्मनी में जब देखा कि भाई खत्म ही हो गया मामला, तो फिर जर्मनी घेरा गया। आपको पता ही है, हिटलर घेर के मारा गया था बर्लिन नाम के जगह पे, बर्लिन जर्मनी की राजधानी, और चीजें खत्म हो गई। तो हाइजेनबर्ग को आज मैंने आपको रिलेट कर दिया है, और जो वर्ड मैंने आज बोले हैं क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स, ये बहुत बड़े वर्ड्स हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर जब आप मेरे से पढ़ोगे तो आपके धुआं निकल जाएगा, धुआं निकल जाएगा आपकी खुशी से, खुशी से आपका सर से धुआं निकलेगा कि ये चीजें हमको क्यों नहीं पता थी, ये चीजें हमको क्यों नहीं पता थी। अरे उन साइंटिस्ट के बारे में तुम रटने जा रहे हो, क्यों यार, उनके बारे में सीखो, समझो, उनके पीछे की उनकी कहानी सुनो, उनके पीछे की उनकी फिल्म देखो, बायोग्राफी देखो। खाली बैठ के रील्स क्या देखते हो यार, खाली बैठ के रील्स क्या देखते हो, ओपेनहाइमर की फिल्म देखो यार, फिल्म देखो यार, बड़ी मजा आएगी। ये पर्ल हार्बर की वीडियोस को एक बार चेकआउट करो, जरा जरा देखो वहां पे क्या तबाही की गई थी, जरा देखो वहां पे कैसे लाखों विमान, शिप के अंदर इंसान, जिंदा इंसान घुसा जा रहा था मारने के लिए। और बेचारे अमेरिकन अमेरिकन तो मतलब खत्म, बिल्कुल। मतलब कहा ना कि चड्डी पुने में बैठे हुए थे, लड्डू पेड़ा खा रहे थे, खत्म ही हो गया। तो ये था अपना इस चैप्टर में जो आज मैंने कहानी सुनाने को कही थी, आपको पसंद आई होगी। और ये कहानी को मैंने अगले चैप्टर से भी रिलेट कर दिया है। ओपेनहाइमर की कोई थ्योरी है क्या आपके पास आगे वाले आने वाले चैप्टर में? नहीं, लेकिन हाइजेनबर्ग की एक नहीं कई थ्योरीज है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। हाइजेनबर्ग आइंस्टीन का स्टूडेंट था, हाइजेनबर्ग आइंस्टीन की थ्योरीज को फेल कर दिया था। हाइजेनबर्ग को आइंस्टीन पागल बोलता था, उसकी थ्योरी को मैड थ्योरीज बोलता था, इनवैल्यूएबल थ्योरीज बोलता था। रिटन में है ये, रिटन में है, आपको सब बताऊंगा। कन्वेंशंस होते थे, बड़ी बड़ी सेरेमनीज होती थी, तो हाइजेनबर्ग आइंस्टीन को उनकी ही थ्योरी में गलत साबित कर देता था, और कई लोग नाराज हो जाते थे, हाइजेनबर्ग को वहां से भगा दिया जाता था। लेकिन हाइजेनबर्ग के मरने के बाद कई सारी चीजें हुई, और आज हम लोग क्वांटम कंप्यूटर्स की दहलीज पे खड़े हैं, क्वांटम कंप्यूटर्स बन रहे हैं और बन चुके हैं कई जगह। ठीक है, तो ये है कहानी। और आपका पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कौन फॉलो नहीं करता? न्यूक्लियर रिएक्शन। अगला आप हेडिंग डालिएगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट या फिर डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट या फिर डेफिनेट प्रोपोर्शन, इसको आपको मन हो तो प्लीज बनाइएगा जरूर। ये कहानी आपको बहुत काम देगी बेटा। ये कामाकाजी वर्ड जो है
आप अपनी चीज़ों से रिलेट करिए ना। ये वर्ड आया था अभी, अब ये वर्ड आया था अभी जब वॉर हो रहा था कि कामाकाजी ड्रोन्स हमारे ऊपर गिराए जा रहे हैं। तो कामाकाजी ड्रोन्स यही है कि बन गए, हम फूटेंगे जाके। हम मिसाइल नहीं मारते, हम खुद ही जाके फूट जाते हैं, हम खुद ही जाके फूट जाते हैं। तो इसको नोट करिएगा। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया भी कभी आपको रिलेट करवाएँगे, वहाँ पे बड़ी अच्छी-अच्छी कहानियाँ हैं, जो आपके सब्जेक्ट्स में भी हैं, जो आपके सब्जेक्ट में भी हैं। तो इसको नोट करिएगा और आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आइए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं बेटा, और ऐसा नहीं कि आपको हम इधर उधर की कहानियां सुना रहे हैं। कई टीचर्स अपने सब्जेक्ट से हट के कहीं भाग ही जाते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बातें करने लगते हैं। आपको क्या पसंद है, आपको कौन सा हीरो पसंद है, कौन सा गाना आपको पसंद है, शायरियां सुनाने लगते हैं, जोक्स मारने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने सब्जेक्ट में उतना रिसर्च नहीं किया। ये रिसर्च करने की चीजें हैं बेटा। एवोगैड्रो नंबर एवोगैड्रो नहीं दिया था, मैंने आपको बताया। आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाओ और वो यही बताएगा कि आपको एवोगैड्रो नंबर एवोगैड्रो ने दिया था। वो क्यों बताएगा आपको कि पेरिन नाम का कोई साइंटिस्ट है? क्योंकि वो खुद ही नहीं पढ़ेगा। वो खुद ही में केवल वही रट के बैठा हुआ है जो उसने अपने नोट्स बना रखे हैं और अपने जो चीजें बना रखी हैं। आप मुझको टीचर ना मानो, आप मुझको न्यूज टीवी का एंकर मानो। वैसे आजकल वाले नहीं, आजकल वाले नहीं। न्यूज टीवी का एंकर बताएं क्या करता था? वो रट के नहीं आते हैं। वो जब भी किसी टॉपिक को लेके आते हैं तो उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करके लाते हैं, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स ढूंढ के लाते हैं कि उसको जब कोई सुने तो उनको बैठ के 1 घंटा देखे। आज से 10-20 साल पहले हमारे पापा लोग, हमारे दादा लोग, हमारे नाना लोग दूरदर्शन की न्यूज़ को बैठ के देखा करते थे। पार्लियामेंट चलता था, उसकी वीडियोज़ आती थी, लोकसभा, राज्यसभा की, पूरा पूरा दोपहर बैठ के देखा करते थे, राज्यसभा में क्या हो रहा है, लोकसभा में क्या हो रहा है। क्योंकि वहाँ पे तब ये गाली-गलौच, हो-हल्ला तो होता था कभी-कभार, लेकिन इतनी पते की बातें होती थी, इतने अच्छे-अच्छे भाषण होते थे, इतनी अच्छी-अच्छी नॉलेज मिलती थी कि हमको भी याद है कि वो अटल बिहारी वाजपेयी जब जैसे कैसे बोलते थे, लोग मतलब कि सन्न रह जाता था पूरा। और कैसे-कैसे बड़े-बड़े नेता हमारे होते थे, ये सुषमा स्वराज जी होती थीं, क्या बोलती थीं, बोलती मतलब ये नहीं थी कि कुछ भी फेंकेंगे इधर से उधर, इतनी बढ़िया-बढ़िया नॉलेज, इतनी पते की बात कहते थे कि गज़ब होता था। आजकल के तो बस नेता हम तुमने ये, और तुमने ये किया था, तुमने ये किया था, तुमने ये किया था, तुम्हारी सरकार में ये हुआ था। ये क्या है भाई? फैक्ट किधर है? फैक्ट किधर है? ना पक्ष के पास जो सरकार है उसके पास कोई फैक्ट दिखाना चाह रहा है, कोई मेहनत करके नहीं आता कोई सांसद, और जो विपक्ष वाले भी वो भी हो हल्ला करने में लगे हुए हैं, कोई भी फैक्ट की बातें नहीं करता। फैक्ट की बातें जो करता है उसकी जनसंख्या बड़ी कम है। तो अपना लॉ दूसरा शुरू करते हैं, और मैं एक ही चीज लिखूंगा, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन क्या है ये लॉ? ये लॉ कहता है कि आपका मॉलिक्यूल, कंपाउंड जब भी बनेगा तो उसमें उसमें एटम्स, डिफरेंट 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 एटम्स का जो मास है वो फिक्स्ड रेशियो में होगा। फिक्स्ड रेशियो में होगा। फिक्स्ड रेशियो में होगा मतलब अगर मैं बात करूं H2O की, बड़ा सिंपल सा है। तो H का यहाँ पे 1 मास होता है तो 2H के 2 मास हो जाएंगे। ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन का 16 अगर इसका मैं रेशियो निकाला जाए तो 2:16 आएगा, या फिर सर इसको 1:8 बोल सकते हैं। CO2, तो कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 32। अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो कितने पे जाएगा बेटा? 12 12 के टेबल में 32 आएगा? नो 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 नो। इसको हम 4 और इसको 8, इसको 1:2 है, 1:2, 12, सॉरी 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 सॉरी, हाँ 3:8 पे कर सकते हैं। मतलब इसका रेशियो जो होगा वो 3:8 होगा, जो कि कभी भी नहीं बदलने वाला। और पहले वाले का रेशियो 1:8 जो कि कभी भी नहीं बदलने वाला। अरे वाटर ऐसे नहीं बनेगा कि तुम्हारा जो मास है हाइड्रोजन का उसका रेशियो 1 नहीं है, उसका रेशियो मतलब कि वो दो हाइड्रोजन का मास नहीं, वहां पे 4 हाइड्रोजन का मास है तभी तुम्हारा वाटर बनेगा। नहीं, वाटर तभी बनेगा जब ये रेशियो मिलेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड तभी मिलेगी जब ये रेशियो आपको मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन।
कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी इसको कहते हैं कि आपका जब भी मॉलिक्यूल क्रिएट होगा तो उसका मास नहीं चेंज होगा, उसका मास नहीं चेंज होगा अपने रेशियो में, और उस रेशियो को बनाए रखेगा, उस रेशियो को बनाए रखेगा। यहीं पे हम और हेडिंग डालते हैं, और हेडिंग डालते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको साइंटिस्ट के नाम भी पता होने चाहिए कि किसने कौन सा लॉ दिया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जिस साइंटिस्ट ने दिया था उसका नाम था लेवोइशियर। लेवोइशियर। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसका एक साइंटिस्ट था प्राउस्ट। क्या नाम था? प्राउस्ट। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हमारा शायद डाल्टन भैया ने दिया था, डाल्टन भैया ने दिया था। गेल उजैक का तो पता ही है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल आपका रिचर्ड नाम का एक साइंटिस्ट था, रिचर्ड नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने दिया था। रिचर्ड नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने दिया था। तो हम अपना तीसरा लॉ डालते हैं। तीसरा लॉ है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन, ठीक है। ये क्या कहता है भैया? ये क्या कहता है? ये क्या कहता है? ये कहता ये है कि छोटी सी रिएक्शन आपको करवाता हूँ। कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO बनाता है कि नहीं बनाता है? यस बनाता है। यस बनाता है, जब ऑक्सीजन आपकी लिमिटेड फॉर्मेशन में रहती है, इनकम्प्लीट कंबशन, है ना, इनकम्प्लीट कंबशन। और कार्बन आपका ऑक्सीजन से रिलेट करके CO2 बनाता है कि नहीं बनाता है? यस सर बनाता है। कंप्लीट कंबशन, जहां पे ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा होती है, एक्सेस में होती है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसमें तो भैया आपके रिएक्टेंट तो सेम ही है, रिएक्टेंट तो सेम ही है। और अगर मैं यहाँ पे रेशियो लेने जाऊं जो प्रोडक्ट बना है उनका, जो प्रोडक्ट बना है उनका, तो क्या रेशियो होगा बेटा? यहाँ पे मास का रेशियो देखना, मास का रेशियो, मास का रेशियो देखिएगा। यहाँ पे 12 है और 16 है, यहाँ पे 12 है और 32 है। क्या इसमें दो एटम्स का जो रेशियो नंबर है वो सेम नहीं जा रहा है? कार्बन कार्बन का, कार्बन कार्बन का रेशियो सेम जा रहा है। यस सर, जो सेम जा रहा है उसको कुछ नहीं करना है, उसको वहीं पे पकड़े रहना है। जो डिफरेंट है उनका रेशियो देखना है, और उनको देखना है क्या वो सिंपल होल नंबर रेशियो में जा रहे हैं। क्या मतलब सर सिंपल होल नंबर रेशियो? मतलब मैं ये कह रहा हूं कि 16:32 को देखो, क्या ये कट रहा है? कट रहा है क्या? ये अपने छोटे से छोटे मल्टीपल में कन्वर्ट हो रहा है? मल्टीपल, मल्टीपल, छोटे छोटे मल्टीपल में कन्वर्ट हो रहा है? तो कहूंगा सर हाँ कन्वर्ट हो रहा है, 1:2 में जा रहा है सर, 1:2 में जा रहा है। और 1:2 इज अ सिंपल होल नंबर रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियो, होल नंबर रेशियो। सर ये क्या बकवास बोल रहे हो? फिर से बोलो। देखिए, आपका रिएक्शन हुई, रिएक्टेंट्स आपके सेम थे, प्रोडक्ट आपके डिफरेंट बने, प्रोडक्ट आपके डिफरेंट बने, प्रोडक्ट डिफरेंट बने, लेकिन उसमें भी आपका एक एटम का रेशियो सेम होगा। भाई सेम ही होगा भाई, ऐसी रिएक्शन अगर करोगे तो सेम ही जाएगा। बचे हुए जो एटम्स है अगर उनका आप रेशियो लो और सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में वो कन्वर्ट हो, मतलब उसको डिवाइड करके आप छोटे छोटे नंबर में कन्वर्ट कर सको। अगर वो बगल में जो नंबर्स आए हैं ये एक बार भी एक दूसरे के मल्टीपल से डिवाइड ना हो तो सिंपल होल नंबर रेशियो नहीं, कम से कम उसको सिंपल फॉर्म में होना चाहिए। होल नंबर मतलब जानते हो ना, डेसिमल नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, डेसिमल नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, सिंपल होल नंबर रेशियो। सर और कोई एग्जांपल्स हैं? और कोई एग्जांपल्स हैं? देने की कोशिश करता हूं आपको। जैसे 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 नाइट्रोजन की बहुत सारी ऑक्साइड्स होती हैं, जैसे नाइट्रोजन में N2 कैसे बताऊं, N2O होता है, N2O4 होता है, N2O5 होता है, बहुत सारी ऐसी ऑक्साइड्स होती हैं, है ना। तो क्या सर मैं अगर यहाँ इसके रेशियो की बात करूं तो यहाँ पे क्या मेरा रेशियो एक नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 मास होता है, तो 2 का 28 हो जाएगा। तो 28:16, यस, 28:64, यस, और 28:80, यस। ये जो 28 वाला टर्म है इसको यहीं पे छोड़ दो, बचे हुए लोगों को देखो, क्या ये आपस में रेशियो बना के क्या सिंपल होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट हो रहे हैं? यस, 1
3:4:5 में कन्वर्ट हो रहे हैं, और इसको मैं सिंपल होल नंबर रेशियो कह सकता हूँ, सिंपल होल नंबर रेशियो कह सकता हूँ। सर आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, हमेशा लगेगा भी नहीं, है ना। ऐसा रेशियो निकाल दो जिसमें एक वैल्यू 1, इसमें एक वैल्यू 1 हो, उसको सिंपल होल नंबर रेशियो कहते हैं, उसको सिंपल होल नंबर रेशियो कहते हैं। इसका ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपके लिए मैं बता रहा हूँ, आपको पहचाने कैसे सिंपल होल नंबर। सिंपल होल नंबर रेशियो 3:8 भी होगा, 2:5 भी सिंपल होल नंबर रेशियो होगा, है ना। लेकिन सर 1 आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, 1 आ जाए तो बहुत अच्छी बात है सर। अगर सर कभी ऐसा हो कि इधर वाले जो एटम्स हैं उनका रेशियो बराबर ही नहीं है, उनका रेशियो बराबर ही नहीं है, मतलब कि सर कुछ और बताऊं, हाँ इधर मिटा देता हूँ ऊपर वाला, ये ऊपर वाला मिटा देता हूँ, ऊपर वाला मिटा देता हूँ। अगर मान लीजिए पहले जो एटम्स है उनका रेशियो बराबर ही नहीं है, मतलब कि मैं अगर बोल दूं आपको कि मैंने NO2 ले लिया, मैंने N2O ले लिया, मैंने N2O5 ले लिया, अब इसका रेशियो क्या बनेगा, 14:32 बनेगा, इसका रेशियो बनेगा 28:16 बनेगा, इसका रेशियो 28:80 बनेगा। अब क्या करें सर, अब क्या करें सर, अब मैं आपको इतना बोलूंगा कि अगर एक एटम के नंबर सेम नहीं आ रहे हैं तो उनको सेम कर दीजिए, हो जाएंगे सेम। इस रेशियो को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्या इस रेशियो को हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? और क्या ये रेशियो आपका आपका 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से नीचे भी अरे भाई ऐसे है ना, 14/32 है, तो क्या ऊपर 2 से इंटू कर दूं, नीचे 2 से इंटू कर दूं, कोई दिक्कत है? ऊपर और नीचे अगर सेम चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं ऐसा करूं, अगर मैं ऐसा करूं तो क्या इसका भी रेशियो आपका इन लोगों के बराबर नहीं चला जाएगा, 28:2 कितना, 64। तो फिर यहाँ पे भी क्या बची हुई चीजों का रेशियो 64:16:80, क्या ये 4, 1 और ये 5 नहीं आ जाएगा? तो क्या ये ऑक्साइड जो नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स हैं, ये क्या लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो कर रही हैं? मैं कहूंगा हाँ, ये भी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो कर रही हैं। तो प्लीज इसको नोट करिएगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो कहाँ नहीं होता। एक्सेप्शंस क्या हैं, एक्सेप्शंस क्या हैं? एक्सेप्शंस हैं आपके आइसोटोप्स, आइसोटोप्स लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो नहीं करते। या फिर यहीं पे आपका नॉन स्टीशियोमेट्रिक कंपाउंड्स, नॉन स्टीशियोमेट्रिक कंपाउंड, बहुत ही फेमस इसका एक एग्जाम्पल है TiH, जिसमें हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो वेरी करता है 1.5 से लेकर 1.8 तक। हाइड्रोजन का होना चाहिए कितना, 1 होना चाहिए ना, मास के हिसाब से 1 होना चाहिए। ड्यूटेरियम का 2 होना चाहिए, ट्राइटियम का 3 होना चाहिए। लेकिन इस हाइड्रोजन में, इस नॉन स्टीशियोमेट्रिक कंपाउंड में होता यह है कि ये रेशियो दिखाता है 1:5, सॉरी 1.5 से लेकर 1.8 तक। इनको आपको मैं पढ़ाऊंगा सॉलिड स्टेट में। कहाँ पढ़ाऊंगा आपको? सॉलिड स्टेट में। इसको मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, इनकी लैटिस पढ़ाऊंगा, इनके स्ट्रक्चर्स पढ़ाऊंगा। यहाँ पे टाइटेनियम आपका मेटल है, हाइड्रोजन आपका एटम की तरह। यहाँ पे उसके इंटरस्टिशियल जो जगह खाली रहती है उसमें आके बैठ जाता है। ये इंटरस्टिशियल जगह क्या होती हैं, क्या होती हैं आपको चीजें, आपको सब बताऊंगा। आइसोटोप्स कैसे सर? एक है वाटर, एक है D2O। तो इसमें मुझको लग तो रहा है कि भैया इसका रेशियो क्या बनेगा, 2:8 बनेगा। इसका रेशियो क्या बनेगा, मास इसका 1 होता था, नहीं 2 होता था, इसको 4:8 बन जाएगा। तो ये 4:8 और 2:8 में मैं बराबर भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं बराबर कर सकता भाई? हाइड्रोजन ड्यूटेरियम तो सेम तो होता नहीं, नाइट्रोजन सेम होता था, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम सेम होता है? नहीं सेम होता। तो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी फॉलो नहीं करता, और ये लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन भी फॉलो नहीं करता, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन भी फॉलो नहीं करता, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन भी फॉलो नहीं करता। याद करो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन क्या पढ़ाया था। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन आपको ये बताया था कि भैया आपका जो मॉलिक्यूल है, आपका जो मॉलिक्यूल है उसमें उसका रेशियो सेम होना चाहिए। इसको याद हो तो मैंने इसको बोला था एक बार, नॉर्मल वाटर
क्या बोला था, नॉर्मल, और इसको बोला था हैवी वाटर। तो नॉर्मल वाटर और हैवी वाटर आपस में ना ही डेफिनेट प्रोपोर्शन दिखाते हैं और ना ही मल्टीपल प्रोपोर्शन दिखाते हैं, ना ही डेफिनेट प्रोपोर्शन दिखाते हैं और ना ही मल्टीपल प्रोपोर्शन दिखाते हैं। इसको नोट करिएगा और आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करिएगा और आगे बढ़ते हैं। आइए आपको इसके आगे हम चीजें बढ़ाते हैं और आपको गे-लुसाक लॉ पढ़ाते हैं, गे-लुसाक लॉ पढ़ाते हैं। आइए आइए, बहुत छोटे छोटे लॉज हैं एवोगैड्रो लॉ और गे-लुसाक लॉ। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग भी चीजें हैं, इंटरेस्टिंग चीजें भी हैं, इंटरेस्टिंग चीजें भी। तो गे-लुसाक लॉ क्या है? गे-लुसाक लॉ क्या है ऑफ गैसेस? गैसेस के लिए लगता है बेटा, गैसेस आपको सब पढ़ाएंगे। स्टेट ऑफ मैटर नाम का एक वो होगा, हाइड्रोजन नाम का पूरा पूरा एक चैप्टर होगा, पूरी पूरी गैसेस की थ्योरीज भी हैं उसमें, है ना। तो गैसेस के बारे में पढ़ाएंगे, आइडियल गैस क्या होती है, रियल गैस क्या होती है, सब बताएंगे आपको। अभी आप एक नॉर्मल गैस मानो जो कि आपका लॉ फॉलो करती है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। इसको कहते हैं गैस इक्वेशन, इसको कहते हैं गैस इक्वेशन, गैस इक्वेशन। अच्छा, तो गे-लुसाक ने कहा कि अगर मैं एक रिएक्शन कर रहा हूं, जैसे मान लो कल ही पिछले लेक्चर में एक रिएक्शन ले रहा था N2 प्लस 3H2 और मिलके बना रहे हैं दो अमोनिया मिलके बना रहे हैं। तो मैंने कहा था कि ये रेशियो, जनरल रेशियो जो, ये तो फिक्स रहता है, ये तो फिक्स रहता है 1:3:2 का जो रेशियो लिमिटिंग रीजन में पढ़ाया था, ये फिक्स रहता है। गे-लुसाक ने और कुछ खास नहीं किया, बस ये कहा, गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसेस ऑफ वॉल्यूम भी कहा जाता है, इसको वॉल्यूम भी ऐड कर लीजिएगा, वॉल्यूम। गे-लुसाक ने इतना कहा कि भाई एटम्स के नंबर ऑफ, तुमने ये तो यही कहा ना कि 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट करेगा 3 मोल ऑफ H2 से बनाएगा 2 मोल ऑफ अमोनिया, या फिर 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2 रिएक्ट करेगा 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2 से रिएक्ट करके बनाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। उन्होंने कहा यहाँ पे वॉल्यूम का भी रेशियो फिक्स होगा, वॉल्यूम का भी रेशियो जो होगा वो फिक्स होगा और इस रेशियो को फिक्स करना पड़ेगा। मतलब उन्होंने ये कहा कि अगर N2 का तुम 50 ml ले लो, कितना ले लो, 50 ml ले लो, तो उसका 3 गुना तुमको लेना पड़ेगा H2 का, 3 गुना तुमको लेना पड़ेगा H2 का, मतलब 150 ml। और जो तुम्हारी अमोनिया बनेगी वो बनेगी 2 के रेशियो में, मतलब वो बनेगा लगभग आपका 100 ml, 1 का 2 गुना। कहोगे सर ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया भाई? सब गैसेस है, सब क्या है, गैसेस है, और हर गैसेस की अलग अलग ब्राउनिंग मूवमेंट होती है, अलग अलग ब्राउनिंग मूवमेंट होती है, अलग अलग उनके मॉलिक्यूल्स के बीच के डिस्टेंस और शेप्स उनके होते हैं, ठीक है। अब मैं यही कह सकता हूँ कि जब N2 और H2 आपस में मिले होंगे तो इनका जो इनके बीच में जो दूरी थी वो ज्यादा थी, इनके बीच में जो दूरी थी N2 मॉलिक्यूल और H2 मॉलिक्यूल के बीच में जो दूरी थी वो ज्यादा थी, और जब NH3 मॉलिक्यूल बना, गैस का मॉलिक्यूल बना, तो उनके बीच का डिस्टेंस या फिर दूरी कम थी। भैया गैसेस के मॉलिक्यूल्स को कैसे देखते हैं? अगर उनके बीच का दूरी कम थी तो मतलब ज्यादा डेंस, गैस ज्यादा डेंस, कौन सी, अमोनिया गैस ज्यादा डेंस मतलब वॉल्यूम कम, वॉल्यूम कम। इस वजह से आपको ऐसा दिख रहा है कि भाई 50 और 150 को ml को जोड़ा तो बनना चाहिए था 200 ml, 100 ml कैसे बन गया? फिर से बता रहा हूँ कि ये जो गैस है आपकी, ये ज्यादा डेंस रही होगी, ज्यादा डेंस रही होगी बाकी के मुकाबले। और ज्यादा डेंस रहने का मतलब क्या? एक ही जगह पे अमोनिया के ज्यादा मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो सकते हैं, एक ही जगह पे अमोनिया के ज्यादा, मतलब कि इधर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो दूर दूर, काफी दूर दूर होंगे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे जो होंगे वो थोड़े पास पास होंगे, थोड़े पास पास होंगे, ऐसे ब्राउनिंग मूवमेंट कर रहे होंगे। तो अगर इसका वॉल्यूम तो ज्यादा होगा, इसका वॉल्यूम कम होगा, ये कह सकते हैं, समझाने के लिए कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? यस। तो उन्होंने कहा भैया ये रेशियो फिक्स रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा, कोई और भी तुम अगर रिएक्शन ले लोगे तो ये रेशियो फिक्स रहेगा। जैसे उन्होंने एग्जांपल, एक और एग्जांपल आपको ये पे दिखा देते हैं। H2 प्लस Cl2 से मिलके बन गया 2HCl, और सब अगर ये गैसेस स्टेट में फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में है तो ये 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो रेशियो रहेगा 1:1:2। अगर मैं इसका 100 ml ले लूंगा तो इसका भी मैं क्या ले लूंगा, 100 ml, और मिलके बनेगा 200 ml। यहाँ पे उस तरह की कोई दिक्कत नहीं, मतलब इधर कितना डेंस था गैस, उधर भी उतनी ही डेंस गैस थी, HCl भी उतनी ही डेंस गैस थी। वॉल्यूम आपका सामने से देखने में भी रेशियो भी बराबर ही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे 1:3 मिलके 4 नहीं हो रहा था, 1:3 मिलके 2 हो रहा था। भाई बैलेंस तो किया है ना, देखो ना, तो चीज समझे।
तो गी लुजैक ने यही बोला कि आपकी जैसे आपने मोल्स को फिक्स किया था, आपने मॉलिक्यूल को फिक्स किया था, उसका रेशियो फिक्स किया था, तो उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप वॉल्यूम को भी फिक्स करोगे। और इसी के पीछे पीछे आए हमारे एवोगैड्रो भैया, इसी के पीछे पीछे आए हमारे एवोगैड्रो भैया, एवोगैड्रो भैया आए एवोगैड्रो लॉ लेकर। उन्होंने कहा कि भैया गी लुजैक आई एम विद यू, आई एम विद यू। याद है ना, एवोगैड्रो लॉ बड़ा ही अच्छा ये लॉ है गैसेस के लिए, और इसी लॉ को देने के चक्कर में पेरिन ने इसकी काफी इज्जत की, क्योंकि पेरिन को काफी ज्यादा मदद मिली थी अपने टॉपिक में फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसको ये फिजिक्स में पढ़ रहा था, काफी ज्यादा मदद मिली थी। तो इसी ने एक नंबर इजाद किया था 6.022 10 की पावर 23, जिसको इसने रिस्पेक्ट के तौर पे एवोगैड्रो नंबर नाम दे दिया था, और Na इसका सिंबल बनाया था, Na इसका सिंबल बनाया था। ठीक है, तो एवोगैड्रो लॉ ये कहता है गैसेस का, गी लुजैक के पीछे पीछे वो कहता है कि भाई N2 प्लस 3H2 मिलके बना रहे हैं 2 अमोनिया, ये तो फिक्स है, यस। तुमने कहा 50 ml इसका फिक्स है, इसका मान लो 150 ml, इसका मान लो कितना है 200 ml इसका, 100 ml इसका बना, 100 ml इसका बना, इसका रेशियो लेना है ना, ठीक है। तो गे लुजैक तो कहता था कि भैया मान लो एक छोटा सा डिब्बा है, इसमें 500 ml N2 आती, क्या आती है, सॉरी 50 ml N2 आती है, तो H2 के लिए ऐसे 3 डिब्बे चाहिए होंगे, ऐसे ही सेम बना रहा हूं, ऐसे 3 डिब्बे चाहिए होंगे, 3 डिब्बे चाहिए होंगे, 150 ml टोटल इसका H2 का, इसका H2 का। और जो आपकी अमोनिया बनेगी वो 2 डिब्बे ही बनेगी, वो 2 डिब्बे ही बनेगी। ये तो हमारे गे लुजैक भैया बोल के चले गए थे कि भैया यहाँ पे हमारा 100 ml हमारा अमोनिया बनेगा। बस एवोगैड्रो ने यहाँ पे ये कह दिया कि इन डिब्बों के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का रेशियो भी सेम रहेगा। क्या रहेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का रेशियो भी सेम रहेगा। इधर वाला मैं मिटा देता हूँ, इधर वाला मैं मिटा देता हूँ। एवोगैड्रो ने आपको ये बोल दिया कि यहाँ पे भाई आप ये जो डिब्बे बना रहे हो, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का रेशियो भी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का रेशियो भी जो होगा वो फिक्स होगा, वो फिक्स होगा। इन्होंने कहा कि अगर N2 प्लस 3H2 और मिल के बना रहा है 2 अमोनिया, और आप इसमें अगर कह रहे हो कि N2 के 50 ml में N मॉलिक्यूल हैं, कितने मॉलिक्यूल हैं, N मॉलिक्यूल हैं किसके, N2 के, तो 150 ml में H2 के होने चाहिए, 150 ml में H2 के होने चाहिए 3N मॉलिक्यूल, कितने होने चाहिए, 3N मॉलिक्यूल। और सर 100 ml ऑफ अमोनिया में होने चाहिए 2N मॉलिक्यूल, 2N मॉलिक्यूल। तो ये रेशियो इन्होंने अपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में भी कहा ये फिक्स होगा, और इसको जाना गया, पहचाना गया, सच था। मतलब क्या सर, N2 गैस के डिब्बे में 50 ml के डिब्बे में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे, उतने ही सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल H2 के 50 ml के डिब्बे में थे, 3 लिए थे ना 50 ml का डिब्बा, यस सेम थे। और अमोनिया का भी एक डिब्बा जब उठाया गया तो उसमें भी 50 ml में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम थे, यस सेम थे। तो अगर इसका एक डिब्बा मैंने लिया तो N मॉलिक्यूल अगर इस डिब्बे में मान लूं, तो इस 3 में कितने मानूंगा, 3N, और इन 2 डिब्बों में कितने मानूंगा, 2N। तो यही था लॉ ऑफ गैसेस फॉर गिवन बाय एवोगैड्रो। तो थोड़ा सा इन दोनों लॉज को रिवाइज करते हैं। गे लुजैक ये कहता है आपकी गैसेस रिएक्टेंट है, गैसेस ही आपका प्रोडक्ट है, तो वहां पे एक रेशियो फिक्स है, वहां पे फिर उनके वॉल्यूम्स का भी रेशियो फिक्स होगा, वॉल्यूम का भी रेशियो फिक्स होगा, जो कि मैंने आपको दिखाया। पीछे से आया एवोगैड्रो, उसने कहा कि ये जो वॉल्यूम का रेशियो फिक्स किया हो ना, इसमें इनके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का भी रेशियो फिक्स होगा। अगर एक में N है तो दूसरे में 3N होगा, तो तीसरे में और जो प्रोडक्ट बना उसमें 2N होगा, इस रिएक्शन के हिसाब से, इस रिएक्शन के हिसाब से। एक लॉ बच गया है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, इसको बहुत अच्छे से मैं समझाना चाहूंगा आपको अगले लेक्चर में, अभी इतना ही काफी होगा। तो 6 लॉ थे पूरे टोटल, मैंने आपको 5 लॉ बता दिए। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल आपको अगली क्लास में बताएंगे। अगली क्लास में और क्या क्या हम लोग करने वाले हैं अभी से सुन लीजिए। अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आपको पढ़ाएंगे इंपिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, थोड़ा बहुत परसेंटेज कंपोजिशन। फिर आज जैसे एक तरफ मैंने लॉज लिख दी, तरफ मैं उसके बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो वैसे ही मैं कोशिश करूंगा कि 4 से 5 क्वेश्चन लिखूं, उसके सॉल्यूशन करवाऊं।
फिर 4 से 5 क्वेश्चन लिखूँ, उनको सॉल्यूशन करवाऊँ, फिर से 4 से 5 क्वेश्चन लिखूँ, उनको सॉल्यूशन करवाऊँ और वो क्वेश्चन कोई छोटे-मोटे नहीं होंगे, वो पिछले साल के जेईई एडवांस, नीट के और मेंस के क्वेश्चन होंगे। मैं 30-40 क्वेश्चन ऐसे करवाऊँगा, लेक्चर नंबर 9 होगा अगला वाला, वहीं पे क्वेश्चन करवाना शुरू कर दूँगा, मोल से, परसेंटेज कंपोज़िशन से, एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से और आपके जो पुराने वाले इसमें से कुछ क्वेश्चन्स आएँगे वो बताएँगे, लिमिटिंग रिएजेंट से, यस, स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन से। फिर हम धीरे से आपका शुरू कर देंगे कंसंट्रेशन टर्म, 11वें लेक्चर या फिर 12वें लेक्चर से आपका शुरू होगा, है ना? तो हम शुरू करेंगे और अब ड्यूरेशन भी थोड़ी बढ़ेगी। आज की क्लास की ड्यूरेशन थोड़ी-सी आपको हल्की-सी बड़ी मिलेगी, 45-50 मिनट तक की, और अगली जो क्लासेस आने वाली हैं, आप हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, वो आपकी लेक्चर्स जा सकते हैं 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 5 मिनट तक का। तो हम इसको खत्म करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और क्या बोलूँ? और बस आप अपना प्यार बनाए रखिएगा, आते रहिएगा। देखो, आप आओगे तो हम यहाँ पसीना बहा के पढ़ा पाएँगे। आज फिर से दोपहर में लेक्चर बनाना पड़ रहा है, रात में नहीं बना पाए थे बेटा। रात में भी कुछ काम हो रहा है ना? आप ही के लिए हो रहा है। एडिटिंग चल रही है वीडियोज़ की। अच्छा, मैं ही सब कुछ करता हूँ, मुझको आता सब कुछ है। आपको समय बताऊँ, यूट्यूब चैनल मैंने खोला आज है, लेकिन बहुत दिनों से, बहुत मतलब कि आप समझ, कोरोना टाइम से मैंने सोच रखा था ये करूँगा, 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 लेकिन जब भगवान ने चाहा तभी हो रहा है ना? तो मौका मिला है, अब कहीं मैं नौकरी नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोग के लिए यहाँ घर में बेरोज़गार बैठा हूँ। तो घर में बेरोज़गार बैठा हूँ तो क्यों नहीं आपके लिए कुछ करके ऐसा डाल दूँ, जो मदद करे आपको। पता नहीं मदद करेगा कि नहीं करेगा, कोई देखेगा कि नहीं देखेगा। देखेगा, देखेगा, आज नहीं तो कल देखेगा, भरोसा है मुझको। भरोसा है कि पढ़ने वाले बच्चे, जो प्रजाति है, वो आज भी ज़िंदा है और ऐसी भी प्रजाति है जिनके पास 5,000 देने को भी नहीं है पीडब्ल्यू के। जिनके पास 1500 रुपए 2000 देने को भी नहीं है किसी भी फीस, किसी भी ऑनलाइन कोर्स के लिए। यहाँ तक कि कइयों के पास तो खुद का मोबाइल भी नहीं है। तो हम, पता नहीं मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझको पता नहीं क्यों लगता है कि ये मोबाइल सबको अवेलेबल होगा, नहीं अवेलेबल होगा तो एक दिन मैं खुद को इतना लायक बनाऊँ कि आप सारी जो हमारे देश के बच्चे हैं, उनको मैं मोबाइल अवेलेबल कराऊँ पढ़ने के लिए। तो ये लेक्चर्स हमेशा पड़े रहेंगे। मैं कहीं भी पढ़ाऊँगा जाके तो सबसे पहली मेरी शर्त यही होगी, चाहे मैं आपको शायद शायद मैं बता चुका हूँ कि कहीं फरवरी के बाद कहीं न कहीं शुरू करेंगे। कहीं भी जाऊँगा तो मैं, मेरी शर्त ये होगी कि मेरे यूट्यूब को बंद नहीं करेंगे आप। वो चैनल चलता रहेगा। नई वीडियोज़ तो नहीं पड़ेंगी, तो पुरानी वीडियोज़ तो पड़ी ही रहेंगी, उसको तो लोग देखेंगे ही। और अगर वही है ना कि सर कोचिंग में जाके वो मन नहीं लगता। मन नहीं लगता सर, वो पता नहीं पढ़ाने के अलावा सब कुछ करवाते हैं वो लोग। ये करो, वो करो, बिल्कुल। है ना? आप लोग नहीं जानते। आप लोग भी कभी बड़े होके समझ में आएगा आपको। पैसा कमाने के लिए लोग बेचारे बिल्कुल पागल हुए जा रहे हैं। अच्छा, ज़िम्मेदारियाँ बहुत होती हैं, इंसान जब एक बार नौकरी में फँस जाता है और दुनिया के दिखावे में कार, गाड़ी, बंगला, बस सबको शौक है कि गाड़ी से घूमेंगे। अरे भाई, गाड़ी लेने के लिए दम तुम्हारे पास 10 लाख रुपए की गाड़ी, तुम्हारी तनख्वाह महीने की 50,000 रुपए है, तुम 10 लाख रुपए की गाड़ी लोगे? उसकी ईएमआई भरोगे? इतना शौक है तुमको गाड़ी चलाने की? क्या सच में तुमको इतना ज़रूरत थी उसकी? तुमको शौक था, तुमको शो ऑफ करने का मन था। तो वो एक एक वो होता है ना लूप, एक लूप होता है, उसमें इंसान फँसता है। हम फँसे हुए हैं उस लूप में नहीं जिसमें दूसरे लोग फँसे हुए हैं। तो कई बार इंसान नौकरी करके उस लूप में फँसता है और अपनी गाड़ी और ईएमआई और शादी और ये उसके चक्कर में फँसता है। और एक बार इन चीज़ों में गया तो फिर वो अपने ओनर की, अपने बॉस की गाली भी सुनेगा लेकिन नहीं छोड़ के जाएगा। क्योंकि उसको पता है, यार गाली दे ले यार, चौथे 5वें दिन या कुछ 10-15 दिन बाद मेरी सैलरी तो दे देगा ना तू, 50,000 रुपए दे देगा ना, 40,000 रुपए दे देगा ना, तो उसमें से मेरा बड़ा खर्चा निकलेगा यार, मेरे बच्चों की फीस जाएगी, मेरी ईएमआई जाएगी, बड़ा-बड़ा मैंने खर्चा उठा रखा है भैया, दिवाली आ रही है, होली आ रही है ना? तो वो गाली सुनता है, यहाँ तक कि ऐसी-ऐसी गालियाँ मैंने लोगों को सुनते देखी हैं अच्छी-अच्छी पोस्ट पे, कि मैं शर्मा जाऊँ, वो बोल बोल नहीं पाऊँगा। लेकिन लोग जब जान जाते हैं कि आप उनके अंडर में हो, आपको दबाने की ऐसी कोशिश करते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो आपसे भी यही उम्मीद है कि हमारे देश में जो कल्चर है ना कि नौकरी करेंगे तो अबे नौकरी करोगे तो गाली ही खाओगे। एक बड़े से बड़ा अधिकारी भी नेताओं से गाली ही खाता है और नेता तो गाली खाते ही हैं हम लोगों से, है ना? तो आप अगर नौकर बनोगे तो पक्का ही गाली खाओगे, चाहे वो नौकरशाही में सबसे ऊपर अगर कोई पोस्ट कही जाती है, वो आईएएस की कही जाती है और उनकी भी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। वो केवल दिखावे में मरे जा रहे हैं कि 4 पुलिस वाले लेके ये घूमेंगे। ये यही यूपी बिहार में होता है बेटा। साउथ वाउथ में चले जाओगे तो आईएएस एक नॉर्मल सा एक छोटा-सा एक अधिकारी है, कलेक्टर है, डीएम है। उसके लिए पूरा एक ज़खीरा नहीं चलता है गाड़ियों का कि 15-15 गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, इतनी सिक्योरिटी है। ब
ये सब नहीं होता, ये सब नहीं होता, ये यहीं पे होता है। और इसी दिखावे के लिए बच्चे मरे जा रहे हैं, यूपी बिहार के गाँव के लड़के मरे जा रहे हैं कि एक दिन आईएएस बन के दिखा दूँगा। आईएएस बन के उनको मदद करना होगा ये तो उनको नहीं पता, बस रात-दिन पढ़े जा रहे हैं कि एक दिन मैं नीली बत्ती, लाल बत्ती, पीली बत्ती से अपने गाँव जाऊँगा और हिला के रख दूँगा पूरे अपने गाँव को। हिला के रखने के लिए आईएएस बनना चाह रहे हैं। तो आप भी हिलाइए, मेहनत करिए, पढ़ने के लिए मेहनत करिए। नमस्कार, ये लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, आते रहिएगा।